सोचा है आप कुछ चीजें बार बार क्यों करते हैं जिनका कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता, जैसे पहले ही मुलाकात में किसी से वियर्ड तरीके से रिएक्ट करना, या फिर एक छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट करना, या फिर अपने ही गलतियों को बार बार रिपीट करना। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि इसका आंसर हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सबसे फैसिनेटिंग एंड सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव की, द साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी। इस वीडियो के अंत तक आप अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को समझ पाओगे बेटर तरीके से। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव का ये कहना था कि हमारा बिहेवियर, हमारा इमोशन, हमारा पर्सनालिटी, ये सब कुछ सेप होता है अनकॉन्शियस माइंड से। मतलब जो चीजें हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर चल रही है, वही चीजें हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर्स, इवन हमारे पर्सनालिटी को वो सेव करती है। तो इस फील्ड का, इस पर्सपेक्टिव का फाउंडेशन दिया गया था एक न्यूरोलॉजिस्ट जो कि ऑस्ट्रिया में थे, जिसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड का बिलीव था कि इंसान का बिहेवियर सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता है, बल्कि एक डीप हिडन अंदर छुपा हुआ एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस उसे कंट्रोल करती है। और ये अप्रोच इतनी रिवोल्यूशनरी थी कि आज 100 साल बाद भी हम स्टडी करते हैं, चाहे वो थेरेपी में हो, मूवीज में हो, या फिर डेली लाइफ कन्वर्सेशन में, जैसे कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स, लेक्टर कॉम्प्लेक्स, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म जैसे टर्म। तो चलिए इस थ्योरी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फ्रॉइड ने माइंड को समझने के लिए इसे एक आइसबर्ग से कंपेयर किया। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर सिर्फ आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा हमें दिखता है, बाकी सब कुछ पानी के अंदर नीचे छिपा हुआ होता है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारा माइंड भी 3 लेवल्स में बटे हुए होते हैं। कॉन्शियस माइंड, ये वो पार्ट होता है जो आपको इस वक्त पता है, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको ये भी पता है कि अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो आप वीडियो को भी लाइक करेंगे। ये आइसबर्ग का वो हिस्सा होता है जो पानी के ऊपर हमें दिखता है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। द सेकंड वन, द प्री कॉन्शियस माइंड, ये वो मेमोरीज है और इंफॉर्मेशन है जो अभी एक्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करो तो वो याद आ सकती है। याद आया कुछ ऐसे आपका अपना कोई चाइल्डहुड मेमोरीज। एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन, द अनकॉन्शियस माइंड, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा पार्ट आइसबर्ग का। ये वो हिस्सा है जो बिल्कुल नीचे होता है पानी के, जहां हमारे डिजायर्स, इमोशंस, हमारे हिडन मेमोरीज एंड सप्रेस्ड इमोशन स्टोर होते हैं। हमें खुद पता नहीं होता कि ये हमारे अंदर है, लेकिन यही वो पार्ट है जो सीक्रेटली हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो फ्रॉइड का मेन आर्गुमेंट यही था, जो चीजें, जो बिहेवियर, जो इमोशंस हमें समझ में नहीं आता है, उनका ज्यादातर सोर्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही होता है। और यहाँ से साइकोडायनेमिक्स पर्सपेक्टिव, साइकोडायनेमिक्स पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इन तीनों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट से आप बहुत भूखे हैं और आपके पास, आपके सामने एक लंच रखा हुआ किसी और का। इड हमारी पर्सनालिटी का सबसे प्रिमिटिव एंड एनिमल लाइक पार्ट होता है। ये सिर्फ एक चीज चाहता है, इंस्टेंट प्लेजर। इसको कॉन्सिक्वेंसेस या मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इड इस सिचुएशन में क्या कहेगा? लंच उठा लो, खा लो अभी इसी वक्त। ये हमारी बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होता है हमारे अंदर। जब रोते हैं भूख लगने पर, तो ईड ही होता है जो डिमांड कर रहा होता है। दूसरी तरफ है सुपर ईगो। ये हमारी पर्सनालिटी का एक मोरल जज होता है। ये हमें सिखाया गया पेरेंट्स, कल्चर एंड सोसाइटी से कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इस सिचुएशन में सुपर ईगो क्या कहेगा? नहीं, ये गलत है, ये किसी और का लंच है, चुराना गलत बात है। और बीच में खड़ा होता है ईगो, जो ईड एंड सुपर ईगो के बीच मीडिएटर का काम करता है। ईगो रियलिटी को देखता है, एक बैलेंस एंड प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। तो इस सिचुएशन में ईगो कहेगा, चलो ये किसी और का लंच है, मैं खुद का लंच ऑर्डर कर लेता हूँ, या फिर उस इंसान से पूछ लेता हूँ क्या मैं आपका ले सकता हूँ थोड़ा सा लंच। सिगमंड फ्रॉइड का बिलीफ था कि एक हेल्दी पर्सनालिटी वही होता है जब ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के बीच एक बैलेंस मेंटेन रहे। अगर ईड ज्यादा डोमिनेंट हो जाए तो इंसान ज्यादा इंपल्सिव एंड सेल्फिश बन जाता है। अगर सुपर ईगो ज्यादा डोमिनेंट हो जाए तो इंसान के अंदर एक्सेसिव गिल्ट एंड परफेक्शनिज्म की भावना आ जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंट्रोवर्शियल भी। फ्रॉइड का मानना था बचपन के कुछ साल जो हम एज ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, वो 5 स्टेज में डिवाइड होते हैं। हर स्टेज में एक बॉडी का पार्ट, जिसे फ्रॉइड ने इरोजोनस जोन कहते थे, वो प्लेजर के लिए एज ए रोल प्ले करता है। पहला स्टेज 0 to 1 ईयर। इस स्टेज में बेबी का फोकस मुंह पर होता है, चेविंग, बाइटिंग एंड सकिंग। अगर इस स्टेज में जरूरत पूरी नहीं हुई तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि अडल्ट लाइफ में वो बड़े होकर जैसे ओवर ईटिंग, एक्सेसिव डिपेंडेंसी जैसे हैबिट्स डेवलप हो सकती है। एनल स्टेज 1 to 3 इयर्स। इस स्टेज में पोटी ट्रेनिंग सिखाया जाता है, बच्चा कंट्रोल सीखता है। अगर यहाँ इशू आया तो पर्सन ज्यादा मींस एनल रिटेंटिव, ज्यादा ऑर्गेनाइज, कंट्रोलिंग बिहेवियर डेवलप होता है। हर चीज को वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से देखना चाहेगा, मींस उसे मेसी चीजें, डिसऑर्गेनाइज चीजें उसे पसंद बिल्कुल नहीं होता है। एनल एक्सपेंसिव बिहेवियर अगर डेवलप हो गया तो पर्सन के अंदर हर चीजों को एक डिसऑर्गेनाइज तरीके से देखना, या फिर अपने सामान को इधर उधर बिखेर कर रखना, उसे ये पसंद आने लगता है। मींस ये दो चीजें, एनल रिटेंटिव एंड एनल एक्सपल्सिव, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं, अपोजिट होती है। फाइलिक स्टेज 3 to 6 ईयर। यहाँ पर आता है फ्रॉइड का सबसे कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट, जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स।
ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में देखा जाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में देखा जाता है। फ्रॉइड का कहना था कि बच्चे अपने अपोजिट जेंडर पेरेंट की तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं और सेम जेंडर पेरेंट से कंपटीशन फील करते हैं। लेटेंसी स्टेज 6 टू प्यूबर्टी, इस स्टेज में सेक्सुअल अर्जेस डोरमेंट हो जाते हैं, यानी कि सेक्सुअल अर्जेस खत्म हो जाते हैं और बच्चा स्किल्स, फ्रेंडशिप्स और एजुकेशन पे फोकस करता है। मेंटल स्टेज प्यूबर्टी से आगे, इस स्टेज में सेक्सुअल अर्जेस वापस आ जाते हैं, मैच्योर रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होने लगती है। फ्रॉइड का कोर आइडिया यही था कि अगर किसी भी स्टेज में बच्चे का फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो वो फिक्सेटेड हो जाता है और यही फिक्सेटेड एडल्ट पर्सनालिटी में हमें देखने को मिलता है। अब आता है वो पार्ट जो साइकोलॉजी में आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे हम कहते हैं द साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रॉइड का अकॉर्डिंग जब हमारा ईगो किसी गिल्ट, किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग से डील नहीं कर पाता है, तब हमारा माइंड ऑटोमेटिक कुछ अनकॉन्शियस ट्रिक यूज करता है अपने आप को बचाने के लिए। फर्स्ट वन इज डिनायल। इसमें होता है ये है कि आपके पास प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि प्रॉब्लम क्या है तो आप बोल देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम डिनायल करते हैं। सेकंड वन इज द प्रिपरेशन। अपने पेनफुल मेमोरीज को अपने अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर देना ताकि वो याद ही नहीं आए। थर्ड वन इज प्रोजेक्शन। अपने खुद के फीलिंग को दूसरे के ऊपर डाल देना, जैसे खुद जेलस होकर दूसरे को बोलना कि तुम मुझसे जेलस हो। द फोर्थ वन इज रेशनलाइजेशन। अपनी गलती को लॉजिकल साउंडिंग एक्सक्यूज बनाना, जैसे मैंने एग्जाम नहीं दिया क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि वो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप अपनी गलती को रेशनलाइज कर रहे हैं। लेट्स से कि आप स्कूल से आए, घर आए, आपका छोटा भाई कुछ गलती किया, आप 2 थप्पड़ लगा दिए। क्यों? क्योंकि आप स्कूल में टीचर से डांट सुने थे। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा कहीं और का निकला कहीं और। एंड लास्ट वन इज द सब्लिमेशन। ये सबसे हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसमें होता यह है कि आपका नेगेटिव इमोशंस एक प्रोडक्टिव वर्क बनाता है, एक प्रोडक्टिव वर्क में लग जाता है। जैसे आप गुस्सा हो तो आप बाहर चल जाना, जिम कर लेना या फिर कोई एक प्रोडक्टिव वर्क करना या स्केच करना या कोई आर्ट बनाना। हालांकि ये डिफेंस मैकेनिज्म हमें पता नहीं होता, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। हालांकि फ्रॉइड के बाद उसके बहुत से स्टूडेंट आए, उनके फॉलोअर्स आए, जिन्होंने फ्रॉइड की थ्योरी को आगे बढ़ाया, लेकिन अपने तरीके से कुछ उसमें मॉडिफाई करके। तो इन्हें कहते हैं न्यू फ्रॉइडियंस। कार्ल यंग ने कहा कि सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस नहीं होता, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है जो सारे इंसानों में शेयर होता है, जिसमें यूनिवर्सल सिंबल्स एंड पैटर्न्स होते हैं जिन्हें उन्होंने आर्केटाइप कर। अल्फ्रेड एडलर ने फोकस किया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर। उनका कहना था कि हमारी पर्सनैलिटी हम अपने चाइल्डहुड की कमियों को ओवरकम करने की कोशिश से बनती है। एरिक रिक्सन ने फ्रॉइड का सेक्सुअल स्टेजेस को एक्सपेंड किया और एक साइको सोशल डेवलपमेंट एक मॉडल बनाया जो कि सिर्फ चाइल्डहुड तक लिमिट नहीं था बल्कि ओल्ड एज तक एक्सटेंड करता है। ये सभी थिंकर्स फ्रॉइड से कंप्लीटली एग्री नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन मानी कि अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारी पर्सनालिटी को डीपली शेप करती है। हालांकि साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की बहुत सी क्रिटिसिज्म भी है। ये थ्योरी साइंटिफिकली टेस्ट करना मुश्किल है क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड को मेजर नहीं किया जा सकता। फ्रॉइड का कांसेप्ट लाइक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स आजकल के साइकोलॉजिस्ट को आउटडेटेड एंड कल्चरली बायस लगते हैं। फ्रॉइड का डाटा उसके अपने पर्सनल पेशेंट से आए हैं जो कि ज्यादातर ऑस्ट्रिया के वेल्दी वुमन थे। पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद इनका लेगेसी आज भी जिंदा है। आज भी हम काउंसलिंग, थेरेपी, सेल्फ हेल्प कन्वर्सेशन में हम डिफेंस मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस बायस, चाइल्डहुड ट्रॉमा का इफेक्ट जैसे टर्म हम यूज करते हैं जो डायरेक्टली फ्रॉइड की इसी थ्योरी से आई। दोस्तों ये था साइकोडायनामिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी, जहां हमने देखा अनकॉन्शियस माइंड, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो का रिलेशन। हमने देखा कि कैसे हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो का बैलेंस एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे पर्सनालिटी को शेप करता है। हो सकता है कि फ्रॉइड का कुछ बातें, कुछ कंसेप्ट आपको आउटडेटेड लगे, लेकिन एक चीज तो सच है, जितना खुद को लॉजिकल समझते हैं उतना हम है नहीं। हमारी बहुत सारी चॉइसेस, पैटर्न्स एंड रिएक्शन कहीं न कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आती है।